गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बेंगलुरु दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंटरैक्टिव सेशन में प्रमुख उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर होगी चर्चा। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में 4 दिन से भूख हड़ताल पर एनएसयूआई। 3 कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी। देर रात प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस। फर्जी बीएड कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही की मांग। ग्वालियर के अनीता गुप्ता हत्याकांड में एक्शन जारी। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर तीसरे आरोपी को पकड़ा। 29 जुलाई को हुई थी लूट और हत्या। शहडोल में पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी। सिविल ड्रेस में राहगीर से की मारपीट। वाहन चेकिंग के दरमियान पैसे नहीं देने पर बदसलूकी। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के साथ फिर साइबर फ्रॉड। व्हाट्सएप पर कलेक्टर की फोटो लगाकर रुपयों की मांग। इससे पहले बनाई गई थी फर्जी फेसबुक आईडी। और विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने पर एक्स पर लिखा, मां कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। तो खबर ग्वालियर से है। अनीता गुप्ता हत्याकांड में एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने तीसरे आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है, यानी बदमाश के पैर में गोली लगी है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दिया गया है। 29 जुलाई को लूट और हत्या की वारदात हुई थी। क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अनीता गुप्ता हत्याकांड में तीसरे आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था। ये 29 जुलाई को इन लोगों ने वारदात की थी और अब बारी बारी से पुलिस इन्हें पकड़ रही है। लूट और हत्या का ये मामला है, 29 जुलाई को ही हुआ था। उसके बाद क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और फिर इसमें तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए। हालांकि अभी उसका इलाज चल रहा है। बदमाश कई को लूट और हत्या की वारदात हुई थी और इसी वारदात के लिए क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस इन आरोपियों को खोज रही थी, जिसमें से तीसरे आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके पैर में जंजीर बांधी गई है। महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है। महेंद्र, इस पूरे मामले में कितने आरोपी थे? चूंकि तीसरा आरोपी तो पकड़ लिया गया है, इस खबर के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं बता दूं, जिस तरह से जो 29 जुलाई को जो अनीता गुप्ता हत्याकांड के बाद बदमाशों ने एक दूसरी जो लूट की वारदात को, बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम, चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जो बदमाश बता दूं, बाइक से 3 बदमाश थे, जो कि पहले ही पुलिस ने आकाश दौदन का शॉर्ट एनकाउंटर 6 दिन पहले किया था। उसके 6 दिन के बाद अब जो भदौरिया है, जो मुख्य आरोपी है, उसको 25,000 का इनाम था। उस पर आज पुलिस ने शंकरपुर के पास घेराबंदी कर शॉर्ट एनकाउंटर पर गिरफ्तार किया। बता दूं कि बदमाश की जब घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर भी जवाब फायरिंग की थी। उसी जवाबी दौरान फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, तभी उस पर एक पैर में गोली लगी थी और वहां घायल हो गया था। उसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन जो हत्या की वजह है वो अभी तक उनके सामने नहीं आई थी। लेकिन इसके बाद गिरफ्तार होने के बाद जो आरोपी है वो ठीक अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस उससे वजह पूछेगी कि उसने हत्या क्यों की थी। लेकिन साथ बता दूं कि जब 26 जुलाई को, जो 29 जुलाई को इन्होंने बदमाशों ने पीतमपुर कॉलोनी माधवगंज थाना क्षेत्र के जो महिला थी, अपनी माँ अनीता गुप्ता अपनी माँ और बेटे जय के साथ घर लौट रही थी। तो उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश थे, उन्होंने पहले रोका, फिर चैन लूटने के इरादे से उनको रोका था और उसके ऊपर गोली चलाई थी, जिस दौरान उन्होंने अनीता गुप्ता के
गोली चलाते हुए उसे हत्या कर दी थी, घर के बाहर ही मार दिया था। उसके बाद से पुलिस ने लगातार उनकी दबिश दी थी और 2 अगस्त को ज्यादा उनको यानी 29 जुलाई को ये वारदात हुई थी और इसमें तीसरे आरोपी को शॉट एनकाउंटर के जरिए कस्टडी में ले लिया गया है। हाँ, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए महेंद्र आपका। तो बड़ी खबर है, पुलिस की क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की और इस संयुक्त कार्रवाई में तीसरा आरोपी, जिस तरीके से इन लोगों ने दिन दहाड़े चैलेंज किया था पुलिस को, पुलिस के पास कोई विकल्प भी नहीं था इन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का। और आज 10वां दिन है, उसके पहले पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना प्रभारी माधोगंज की टीमें लगाई गई थी। इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसने जो अवैध पिस्टल इसके पास थी उससे पुलिस पर फायर किए। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में फायर किए हैं, जिससे एक इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड होने के बाद इसको हॉस्पिटल लेकर लाया गया है। ये बहुत ही सक्रिय अपराधी है। पूर्व में भी इसके विरुद्ध में कई सारे लूट के और हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। खबर ग्वालियर से है। एनएसवाई की भूख हड़ताल जारी है। देर रात एनएसवाई को हटाने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। 3 कार्यकर्ताओं की चूंकि तबीयत बिगड़ गई है, बीमार कार्यकर्ताओं को एडमिट कराया गया है। विश्वविद्यालय में 4 दिन से हड़ताल ये कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नासिर गौरी, अब ये लोग भूख हड़ताल पर हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, वरना ये जो कह रहे हैं वो जनता समझेगी, यहाँ के छात्र समझेंगे ये सब कुछ एकदम हूबहू ठीक है। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन भी, प्रबंधन भी इनसे बातचीत कर रहा है? देखिए, अभी तक विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं की गई है। सबसे हैरत की बात यह है कि जब से इनका धरना स्टार्ट हुआ है, जब से कुलपति यानी कि कुल गुरु है वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आए, तो समझा जा सकता है कि वो कितना इनसे भी नाराज है और यानी कि इनके धरने से भी नाराज है। क्योंकि एनएसयूआई लगातार बीएड कॉलेजों को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रही है और इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जो जांच करने वाली टीम है और जो मान्यता देने वाली टीम है बीएड कॉलेजों को, जिन पर फर्जी बीएड कॉलेज चलाने के आरोप है, एक बिल्डिंग में 7-7 कॉलेज चलाने के आरोप है, उन कॉलेजों पर कार्रवाई की जाए। उसको लेकर उनका लगातार जो भूख हड़ताल है वो जारी है। रात 1:30 बजे पुलिस और प्रशासन के बीच में भी इनमें झड़प हुई थी, क्योंकि पुलिस की कोशिश थी कि इनका धरना खत्म कराया जा सके, क्योंकि 3 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी। उनको आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी भी धरना उनका जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वो धरने से उठने वाले नहीं है। लेकिन सबसे हैरत की बात यही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। कुलपति सबसे धर्मता कही जाएगी अविनाश तिवारी है, वो अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे। उनको पता लगा कि एनएसयूआई उनके खिलाफ धरने पर बैठी है, तो वो उसी कैंपस में धरने पर उस कैंपस में नहीं पहुंचे। ये बड़ी हैरानी की बात है नासिर कि कुलपति उर्फ कुल गुरु विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच रहे हैं, धरने पे हैं। ये तो पहली मर्तबा होगा कि जब कुलपति यानी कुल गुरु विश्वविद्यालय इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हीं के विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए। जबलपुर से खबर यह है कि कलेक्टर के साथ साइबर फ्रॉड फिर से हुआ है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है। कलेक्टर की फर्जी फेसबुक आईडी के बाद अब व्हाट्सएप क्लोनिंग की गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर रुपयों की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने लोगों से फर्जी नंबर ब्लॉक करने की अपील की है। विजेंद्र, जबलपुर के कलेक्टर के तो साइबर फ्रॉड पीछे ही पड़ गए। पहले फेसबुक आईडी से पैसे, अब व्हाट्सएप की क्लोनिंग कर ली। बिल्कुल, साइबर अपराधियों के राहुल हौसले इसी तरह बुलंद हैं, वो वीआईपी को भी नहीं बख्श रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है राकेश सिंह, उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। उनकी भी फर्जी आईडी एक बनाई गई थी। इधर कलेक्टर की फर्जी फेसबुक आईडी के बाद उनके व्हाट्सएप की क्लोनिंग की गई। और बड़ी बात यह है कि इसके जरिए मैसेजिंग भेजी गई और कलेक्टर के रिश्तेदार के साथ ही 25,000 रुपयों की ठगी कर ली गई है। ये कलेक्टर की डीपी लगाकर एक मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप बनाया गया और उससे कई लोगों को मैसेजेस भेजे गए। और इसमें उनके एक रिश्तेदार भी थे जो इस झांसे में आ गए ठग के, और उन्होंने यूपीआई से 25,000 रुपये
ट्रांसफर कर दिए। इस बात की खबर जब कलेक्टर को लगी तो उन्होंने कहा कि ये कतई उन्होंने इस तरह से पैसों की मांग नहीं की थी और उन्होंने साइबर सेल में भी इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है और लोगों को भी आगाह किया है, सचेत किया है कि वो इस तरह से किसी फर्जी नंबर के भरोसे पर ना आए। ये उनका नंबर नहीं तो है। बिल्कुल आप सभी को फर्जी नंबर के भरोसे पर नहीं आना, जैसा कि हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे कह रहे हैं। अगर कलेक्टर पैसा मांग रहा है अपने परिवार के लोगों से भी तो सोचना चाहिए, अगर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए ना भाई, आप कॉल कर लीजिए, पूछिए क्या आपको पैसों की जरूरत है। और अगर किसी आम आदमी के पास भी ऐसी कॉल आती है तो उन्हें करना यही कि कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या आपको पैसों की जरूरत है या नहीं है। अब शहडोल से खबर आ गई, पुलिस कर्मियों ने राहगीर से बदसलूकी की है, गाली गलौज की है और मारपीट की है। हमारे पास वीडियो है और ये जो पुलिसकर्मी है सिविल ड्रेस में है, सिविल ड्रेस में इन्होंने मारपीट की है। वाहन चेकिंग के दौरान पैसे नहीं देने पर मारपीट की है। ये जैतपुर थाना के झीक बिजुरी चौकी में पदस्थ है दोनों। जैतपुर थाना के टीआई से बड़ा सीधा सीधा सवाल है। टीआई साहब, आप बुलेटिन देखा करिए, नहीं देखते हैं आप, देर से उठते हैं। टीआई साहब, फिर बोल रहा हूं, जैतपुर के टीआई, वरना मैं एसपी से बात करूंगा सीधे। आप इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई किए? इन दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो सिविल ड्रेस में पैसा वसूली कर रहे हैं, कौन है ये बिजुरी चौकी में, आपको बता दे रहा हूं। पता चला आपको? जैतपुर के टीआई, पता चला ये बिजुरी चौकी में ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं सिविल ड्रेस में। वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, वरना एसपी साहब आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। जानते हैं सब सिस्टम से बंधे हैं, समझ रहे हैं ना। खबर भोपाल से, सीएम डॉक्टर मोहन का बेंगलुरु दौरा है। आज बेंगलुरु से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। गुड न्यूज है, दोपहर 12 बजे इन्वेस्टर्स के साथ सीएम की बैठक होगी। शाम 6 बजे सीएम का उदयपुरा आगमन होगा। रात 9:30 बजे उदयपुरा से HAL एयरपोर्ट जाएंगे सीएम। रात 11:30 बजे बेंगलुरु से भोपाल के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम यानी डॉक्टर मोहन यादव कर्नाटक के दौरे पर हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही। बेंगलुरु में उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में तेजस फाइटर प्लेन का जायजा लिया। तेजस को HAL ने तैयार किया है। तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी है। सीएम मोहन यादव ने HAL को मध्य प्रदेश में ब्रांच खोलने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आप मध्य प्रदेश भी आइए। बेंगलोर आकर बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा आनंद तब आया यहाँ तेजस का अलग अलग प्रकार से स्वदेशी एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम दुनिया में अपना एक अलग धाक बनाने में सफल हुए। मेरी अपनी ओर से इस संस्थान से जुड़े सभी मित्रों को बधाई और देश के इस गौरवशाली क्षण को मैं महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी हमारे संस्थान की एक ब्रांच खुलेगी। बालाघाट में 70 साल पुराने एक जर्जर मकान को स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को कोतवाली पुलिस, राजस्व विभाग और नगर पालिका के दस्ते ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों सागर में हुई घटना के बाद बालाघाट प्रशासन अलर्ट है। यहां ऐसा कोई हादसा ना हो इसलिए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अभी कुछ मकानों को चिन्हित कर दिया गया है और नोटिस दिया गया है। तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया गया कि बालाघाट शहर में जितने भी जीर्ण शीर्ण भवन हैं उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया है और इन पर कार्रवाई करने की हमारी तैयारी है। इन मकानों की वजह से कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए इन्हें गिराना बहुत जरूरी है। के सामने एक जर्जर भवन स्थापित है जो कि काफ़ी जीर्ण हालत में है, जिस पर लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों का आवागमन यहाँ से कंटिन्यू बना रहता है एवं कोई गंभीर दुर्घटना कारित ना हो और जान माल की क्षति ना हो, इसके दृष्टिगत आज नगर पालिका, राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त अमल के द्वारा इस जर्जर भवन को विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है।